गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गांधी के विचारों के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे गांधी के राज्य का सिद्धांत क्या है। हालांकि गांधी के राज्य के सिद्धांत के बारे में ये माना जाता है कि गांधी मूलतः अराजकतावादी हैं, क्योंकि गांधी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। उन्होंने दार्शनिक आधार पर राज्य को व्यक्तित्व के विकास में बाधा मान करके और ये कहा था कि राज्य दंड और कानून का भय दिखाकर व्यक्ति से अपनी बात मनवा लेता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि राज्य को व्यक्तित्व के विकास में बाधा मान करके उसका विरोध किया है। और गांधी का मानना था कि इससे हिंसा और पाशविक बल को बढ़ावा मिलता है और नैतिकता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में न्यूनतम कार्य क्षेत्र में रहने की बात गांधी ने कही है। उनका मानना था कि व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक स्वतंत्र और स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए और जिससे कि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो सके। गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे और उन्होंने अपने इस मत के पक्ष में कुछ दृष्टिकोण व्यक्त किए। उनका मानना था कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में हमेशा से कुछ न कुछ हिंसात्मक तत्व बने रहते हैं और जिसमें वह गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषक होता है। यह पुलिस, न्यायालय, सेना आदि के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपता है, जिससे नैतिक मूल्यों को आघात पहुंचता है। राज्य की आज्ञा का मनुष्य के नैतिक कार्यों से कोई भी संबंध नहीं होने के कारण व्यक्तित्व का विकास भी रुक जाता है। इसलिए हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित होने के कारण राज्य एक आत्मा रहित मशीन है जो मानव जाति को हम बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। अर्थात ये माना जाता है कि जो गांधी हैं वो अराजकतावादी हैं। जिस तरह से अराजकतावादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, उनका मानना है कि राज्य को उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में जितना बहुत अधिक आवश्यक हो, अन्यथा नहीं करना चाहिए। एक जगह गांधी ने लिखा है कि राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है और राज्य जो होता है वो आत्मा रहित यंत्र माना गया है कि एक व्यक्ति में आत्मा होती है, जबकि राज्य जो होता है वो आत्मा रहित यंत्र है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति की इच्छा से परे हो, यानी कि जिसमें व्यक्ति की इच्छा शामिल नहीं हो, वह अनैतिक माना गया है। हिंसा और भय के वातावरण में किया गया प्रत्येक कार्य हमेशा से अनैतिक होता है। इसलिए गांधी ने राज्य की जो शक्ति है उसे भय की दृष्टि से देखा है और उसे व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानकर समाप्त करने का विचार प्रस्तुत किया है। इसी कारण से ये कहा जाता है कि कुछ विचारकों ने गांधी को अराजकतावादी विचारक माना है। तो एक तो ये हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि क्या गांधी अराजकतावादी विचारक हैं, तो उसमें हम ये लिखेंगे कि चूंकि राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में गांधी ने स्वीकार किया है और वह राज्य को एक हिंसा का शक्ति का प्रतीक मानते हैं जो व्यक्ति को डरा धमकार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। गांधी जी ने राज्य के स्थान पर एक ऐसे आदर्श समाज या एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जिसमें कि वो ये मानते हैं, जो कि उन्होंने राज्य विहीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया है, जिसे उन्होंने राम राज्य की संकल्पना बताया है। उनका मानना है कि हिंद स्वराज में उन्होंने बताया कि स्वराज्य क्या है और आदर्श राज्य किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने उसका ढांचा प्रस्तुत किया। इसके बेस में, इसके आधार तत्व के रूप में उन्होंने अहिंसा को आदर्श समाज की स्थापना का आवश्यक तत्व मानकर आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना की है
उन्होंने अहिंसात्मक समाज में सरकार का स्वरूप लोगों पर ही छोड़ने की बात स्वीकार की है। 11 फरवरी 1939 को हरिजन पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि अहिंसा पर आधारित समाज में सरकार की रूपरेखा क्या होगी, मैं ये जानबूझकर वर्णन नहीं कर रहा हूँ। जब समाज अहिंसा के नियम के अनुसार स्वयं बन जाएगा तो उसका रूप आज के समाज से पूर्ण रूप से भिन्न होगा। इसका अर्थ यह है कि गांधी जी ने अपने आदर्श समाज या राम राज्य की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है। उसने कल्पना मात्र के आधार पर ही राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर जो उन्होंने राम राज्य बताया है उनके अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। गांधी जी का मानना था कि राज्य अपने आप में कोई भी साध्य नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जो विकास है उनको उत्कृष्ट बनाने का जो साधन है उसके अनुसार ही राज्य को कार्य करना चाहिए। और राज्य का जो मुख्य कार्य है वो व्यक्तियों के हितों का संपादन करना है, यानी कि इसका उद्देश्य सर्वोदय अर्थात सभी का कल्याण करना है और वह किसी वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। यदि राज्य अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसके विरोध का अधिकार सत्याग्रही व्यक्ति को होता है। इस प्रकार गांधी जी ने आदर्श समाज में राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन माना है ताकि राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके। दूसरी बात उन्होंने कही विकेंद्रीकरण की। गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में शक्ति और धन के केंद्रीयकरण को सारी बुराइयों की जड़ मानते थे। इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य में, आदर्श समाज में विकेंद्रीकरण को जोड़ दिया। उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो उसका एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के द्वारा शोषण हो रहा है, एक देश का दूसरे देश के द्वारा शोषण हो रहा है। इससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। भौतिक पाश्चात्य जगत में हम सभी जानते हैं कि जो आपस की जो बुराइयां हैं उसका कारण शक्ति का केंद्रीयकरण है। इसलिए उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बहुत अधिक जोर दिया है और उनका मानना था कि कुटीर उद्योग धंधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो व्यक्ति है उसकी आपस की लड़ाई कम हो जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही न्याय व्यवस्था। गांधी का मानना था कि न्याय व्यवस्था एक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि इजीली न्याय अवेलेबल हो, जिससे कि लोग सत्य के मार्ग पर चले। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी क्या होता है कि वो सोचता है मैंने सही किया, मेरे साथ मैंने सबके साथ अच्छा किया, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, न्यायिक व्यवस्था में ढिलाई हो जाती है तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाता, तो उसका मन दुखी हो जाता है और वह भी अनैतिक कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाता है। एक उन्होंने ये भी कहा कि वकील होने चाहिए, परंतु उनकी फीस निश्चित व कम होनी चाहिए। उनके सामने सेवा का आदर्श होना चाहिए, न कि धन कमाने का। और न्याय व्यवस्था को सस्ती होना चाहिए ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उचित न्याय मिल सके। न्याय प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और दीवानी मुकदमों को छोड़कर अन्य मामलों में ही कोर्ट का सहारा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात करी पुलिस और जेल की। पुलिस और जेल के बारे में गांधी का मानना था कि समाज में समाज विरोधी तत्व अवश्य होते हैं, जिसके लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। और उन्होंने पुलिस व्यवस्था को कायम करते हुए बताया कि जो पुलिस है वो बिल्कुल जो हमारी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था उससे बिल्कुल भिन्न होंगी। पुलिस दल के वो ही व्यक्ति सदस्य होंगे जो अहिंसा में विश्वास करते होंगे, जनता के स्वामी न होकर के उनके सेवक होंगे, जनता उन्हें हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। इस तरह क्या होगा कि पुलिस के पास अधिकार भी होंगे लेकिन उसके साथ साथ उन पर रेस्ट्रिक्शन भी होंगे और पुलिस के सदस्य एक सुधारक के रूप में जनता की सेवा करेंगे। पुलिस अहिंसात्मक दृष्टिकोण से ही अपनाकर जहां तक संभव होगा अपने समस्त अपराधियों का इलाज करेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो जेलर का व्यवहार है या जेल में जो है वो ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोगों को ये नहीं लगे कि वो कहीं जेल में आए हुए हैं, उन्हें वहाँ पर कुछ रोजगार दिया जाए और उनकी जो देखभाल है वो डॉक्टर और नर्सों की तरह की जाने चाहिए।
नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिनिधित्व और चुनाव। गांधी जी ने निर्वाचन और प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि ये जो इसकी प्रचलित व्यवस्था है वो उसके स्वरूप के विरोधी थे। निर्वाचन द्वारा जनता ये समझती है कि उनका अपना शासन है, लेकिन इससे शोषण की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि स्वराज्य से मेरा अभिप्राय उस भारत से है जिसमें शासन जनता की स्वीकृति से हो, जिसका निश्चय वयस्क जनसंख्या के सर्वाधिक बहुमत के द्वारा हो, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, जन्म लेने वाला हो अथवा वहां आकर बसने वाला हो, जिन्होंने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की सेवा में योगदान दिया हो तथा जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम शामिल करवा लिया हो। मताधिकार के बारे में गांधी जी का मानना था कि वयस्क मताधिकार के लिए जो आवश्यक योग्यता संपत्ति अथवा पद की न होकर बल्कि शारीरिक श्रम होना चाहिए। एक और बात उन्होंने जोड़ी कि गांव में जो शासन है वो ग्राम पंचायतों के हाथ में होना चाहिए और प्रांतीय शासन का चुनाव जिला अधिकारियों द्वारा किया जाए और प्रांतीय अधिकारी देश के राष्ट्रपति का चुनाव करें। इस तरह से हम ये जान सकते हैं, कह सकते हैं कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का समर्थन किया था। दूसरी बात आती है बहुमत का शासन। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक समाज में बहुमत का शासन है। लोकतंत्र को समाज सफल बना सकता है जबकि जिसमें कि प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था हो। उनका मानना था कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि बहुमत अल्पमत का शोषण करे। उन्होंने आत्म परीक्षण द्वारा अपने कार्यों की जांच करने की बात कही और गांधी जी का मानना था कि बहुमत के शासन में हमें एक संकुचित व्यवहार देखने को मिलता है और बहुमत के निर्णय कैसे हों इस बात की नहीं परवाह करनी चाहिए अगर वो निर्णय समाज के लिए सही नहीं है तो, क्योंकि प्रजातंत्र एक ऐसा राज्य नहीं है जिसमें भेड़ों की तरह कार्य किया जाए, ये गांधी जी का मानना था। हालांकि उन्होंने बहुमत के शासन का समर्थन भी किया है, लेकिन उसे अल्पमत पर अत्याचार न करने का आग्रह भी किया है। अगला आता है अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी ने अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का पूर्ण रूप से समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्य पालन के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उनका मानना था कि जिस तरह से यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों के पीछे भागते हैं तो वह भी उसी प्रकार दूर भाग जाएंगे जैसे कि दलदल में उत्पन्न होने वाला जगमगाता हुआ प्रकाश। जितना ही हम अधिक उसका पीछा करते हैं उतना ही वह आगे भाग खड़ा हुआ होता है। इस तरह गांधी जी ने आदर्श समाज में अधिकारों की तुलना में कर्तव्य पर अधिक जोर दिया। अगला आता है इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य समाज। गांधी जी ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने धर्म और राजनीति को एक साथ देखा है। उन्होंने धर्म के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वह इतनी ही मिले जितना कि समाज में दूसरे व्यक्तियों को उसके कारण कोई कष्ट नहीं हो। इसके अलावा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की वकालत की है। अगला बिंदु आता है हमारे पास वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को, जो हमारी पुरानी वर्ण व्यवस्था थी धर्म जाति लिंग आदि पर आधारित होने के कारण, उसको उन्होंने अन्यायपूर्ण माना है। उनका मानना था कि जो हमारे निम्न श्रेणी के लोग हैं उनका विकास ही शरीर हमारे राष्ट्र का विकास है, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परंपरागत व्यवसायों में ही दक्ष होना चाहिए। और गांधी जी ने लिखा कि मेरा विश्वास है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, कुछ स्वाभाविक अवगुण होते हैं
जिन्हें हम स्वाभाविक प्रवृत्तियां कहते हैं, और इन स्वाभाविक गुणों को उभारना चाहिए और जो अवगुण है उनको दूर कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण विशेष से हटाकर अगर प्रतिभावान व्यक्ति कहीं हर्ट होता है तो इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप व्यवस्था की बात करी है। उनका कहना था कि चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमारी आर्थिक व्यवस्था काफी डामाडोल है, धनी वर्ग द्वारा आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना एक तरफ धन का अपव्यय बढ़ाता है और दूसरी तरफ समाज में कटुता को जन्म देता है। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि इस सिद्धांत के द्वारा धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तु का स्वामी स्वयं को न मानकर समाज की धरोहर के रूप में जितनी आवश्यकता हो उतना ही ले, ताकि जिससे समाज में कटुता और घृणा का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा। और गांधी जी ने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है यदि राज्य ने पूंजीवाद को हिंसा के द्वारा दबाने की कोशिश की तो वह खुद ही हिंसा के जाल में फंस जाएगा और कभी अहिंसा का विकास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को इम्पोर्टेंस दी, महत्व दिया। दूसरी बात आती है अहिंसात्मक समाज की बात उन्होंने करी। जो हम अहिंसा का दृष्टिकोण जब हमने देखा था तब बहुत अच्छे से समझा था कि गांधी जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज और रक्षा का जो कार्य है वो अहिंसा के द्वारा ही संभव हो पाएगा। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध सत्य और अहिंसा पर आधारित होंगे। समाज में कुटीर उद्योगों में काम करने वालों का सम्मान बढ़ेगा। कोई काम छोटा नहीं माना जाएगा। समान मजदूरी का नियम सामाजिक विषमताओं को कम करेगा। इस प्रकार के समाज वाला राज्य एक पवित्र राज्य होगा जहां शोषण और दबाव का नामो निशान नहीं रहेगा। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि गांधी जी ने जो राम राज्य का जो सपना है वो हमारे सामने रखा और उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। यदि हम इसको व्यवहार में लागू कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसमें भी कुछ हमारे कठिनाइयां हैं। जैसे गांधी जी द्वारा कुटीर उद्योग धंधों का सिद्धांत राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध करता है। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम कुटीर उद्योग धंधों पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी अव्यवहारिक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सिर्फ ये नहीं कि अपनी जरूरत का ही सामान रखेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि उद्योगों के केंद्रीयकरण को आर्थिक विषमता का कारण एक तरफ तो वो मानते थे, लेकिन जब दूसरी तरफ अगर पूंजीपति अपने उद्योगों को नहीं बढ़ाएंगे तो मजदूरों को काम कैसे मिलेगा। तीसरी बात आती है प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना की है, लेकिन शुद्ध लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने व्यक्तियों में गुण पैदा नहीं किए हैं। व्यक्ति के जीवन में उन्होंने सिर्फ नैतिक पक्ष को ही उजागर किया है। ऐसा जो है वो व्यावहारिक रूप से असंभव है। गांधी जी ने एक राम राज्य की कल्पना की है, इसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि गांधी जी का जो सपना है आदर्श राम राज्य की कल्पना का, आध्यात्मिक लोकतंत्र का स्थापना करने का और भ्रष्टाचार स्वयं समाप्त होने का, ये सब क्या है अगर धरातल पर हो जाए तो वास्तव में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार दिया है। ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होंगे, सामाजिक विषमता एक कल्पना की वस्तु बनकर रह जाएगी, राज्य व्यक्तित्व का विकास करने वाला साधन बनकर रह जाएगा। और उनका मानना था कि अगर ये सब चीजें हो जाएंगी, व्यक्ति अहिंसा का सहारा ले लेगा और तो राम राज्य स्थापित हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी का जो विचार है वो हम लागू करके राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।